उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद इस वक्त हमारे जहन में ढेरों सवाल हैं। क्या होगा उद्धव ठाकरे का? क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? क्या होगा कांग्रेस और एनसीपी का? शुरुआत हम उद्धव ठाकरे के साथ करना चाहेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, इसलिए बाला साहब ठाकरे की विरासत पर पहला अधिकार उन्हीं का है। कहने को ये देश लोकतंत्र है दोस्तों, मगर आप भी जानते हैं कि जब भी एक वंश को आगे बढ़ाने की बात आती है ना, तो माँ का बेटा ही उसे आगे बढ़ाता है, या बाप की बेटी या बाप का बेटा ही उसे आगे बढ़ाता है। उसी तरह से बाला साहब ठाकरे की विरासत भी उद्धव ठाकरे ही आगे बढ़ा सकते हैं। कहने को एकनाथ शिंदे के पास इस वक्त तमाम विधायक हैं, मगर कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास 50 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिनमें शिवसेना के करीब 38 से 39 विधायक हैं। इनमें से खुद के बल पर शिवसेना के मुश्किल से 8 या 9 ऐसे विधायक हैं जो खुद के बल पर जीत सकते हैं। अधिकतर के पास अपने कार्यकर्ता भी नहीं हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में उनका विलय हो जाता है, तो जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे उस सीट में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार अरसे से मेहनत कर रहा है। दूसरी बात, अब जबकि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ये भी उम्मीद करेंगे कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिले, और अगर वो शामिल नहीं होते और अपना दल भी बनाते, तब भी वो ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा है उनकी तरफ से उन्हें टिकट मिले। और यहीं पर द्वंद्व होगा भाजपा के पुराने उम्मीदवारों और जो नए बागी विधायक अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या एक नया मोर्चा बनाकर भाजपा में जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, इनमें से कई ऐसे हैं जो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते, इनके पास अपने कार्यकर्ता नहीं हैं। और जहां जहां से इन लोगों ने जीत हासिल की थी, शिवसेना के जो तमाम विधायक थे 38-39 के आसपास, उनमें से अधिकतर सीटों पर दूसरे नंबर पर एनसीपी थी। भारतीय जनता पार्टी बाद में आती है। इसका मतलब बीजेपी की स्थिति पहले से ही यहां कमजोर थी। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब उद्धव ठाकरे कल महाराष्ट्र की जनता के सामने आए, तो उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा कि बाला साहब के बेटे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया था, और कुछ लोगों ने बाला साहब ठाकरे के उस बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। ये एक इमोशनल कार्ड है। जो पारंपरिक शिव सैनिक है वो इससे जरूर प्रभावित होगा। सिर्फ एक सूरत है जब एकनाथ शिंदे इन तमाम इमोशनल अपील्स को सिरे से, जिसे कहते हैं, नकार सकते हैं, उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। कैसे? अगर एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे के सही विरासत को, यानी कि उनके विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता के तौर पर देखा जाएगा, जिसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे को बाला साहब ठाकरे का वारिस मानेगी, तब जाकर एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे की इस अपील को कम कर पाएंगे। कई लोगों के जहन में सवाल है कि उद्धव ठाकरे का अब खात्मा शुरू होने वाला है, और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, बाला साहब ठाकरे के दौरान जो शिवसेना थी, जो कट्टर हिंदुत्व में विश्वास करती थी, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है जो नर्म हिंदुत्व में विश्वास करती है, जिसमें मुसलमान के लिए भी जगह है, अन्य लोगों के लिए भी जगह है, जहां जो शिवसेना का एक पुराना जो एक अंदाजे बयां होता था लंपन एलिमेंट्स का, गुंडई का, वो अब कम होती जा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि उसके चलते उद्धव ठाकरे अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। तो मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बाला साहब ठाकरे की अपनी एक शख्सियत थी, और जैसे जैसे वक्त बदलता है तो जो नेता होता है ना, वो अपनी शख्सियत के हिसाब से भी पार्टी को काफी हद तक ढालता है। मसलन जब नेहरू जिंदा थे तो कांग्रेस कुछ और थी, जब इंदिरा ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया तो कांग्रेस के तेवर कुछ और थी। उसी दौरान देश ने आपातकाल का सामना किया। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस के सर्वे सर्वा थे,
तब पार्टी कुछ और थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुछ और बनी और कांग्रेस का किरदार हल्के हल्के ढंग से बदलता आया। शिवसेना में फर्क यह है कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जो शख्सियतें हैं वो बिल्कुल जुदा हैं, इसलिए यह फर्क दिखाई दे रहा है। मगर अगर आप मुंबई में एक आम इंसान से बात करें तो वो ये देखता है और वो महसूस करता है कि जिस तरह की अक्सर हम गुंडई शिवसेना, पुरानी शिवसेना में देखा करते थे, उसका असर अभी है, कोई कम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमने मिसाल देखा जिस तरह से जो बागी विधायकों को टारगेट किया था शिवसैनिकों की, वो अपने आप अपनी जगह बनी हुई है, मगर वैसा प्रभाव नहीं है। यानी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना की तासीर, उसका चरित्र बदला है। और एक ऐसा दिन आएगा जब उद्धव बुजुर्ग हो जाएंगे और आदित्य उनकी कमान को आगे ले जाएंगे, तो उनके नेतृत्व में भी शिवसेना का चरित्र बदलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे को लेकर आपके जहन में जो तमाम सवालात हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, इसने आपके उन तमाम सवालों का जवाब दिया होगा। अब हम बात करते हैं एनसीपी और कांग्रेस की। दोस्तों, एनसीपी और कांग्रेस के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि ये ना भूलें इस वक्त कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 राज्यों में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तमाम राज्यों से उनकी सरकार जो है उसका सफाया हो गया है। महाराष्ट्र देश की आर्थिक नब्ज है। 2024 के लिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस को अगर राष्ट्रीय तौर पर भाजपा का मुकाबला करना है तो उसे चंदा चाहिए। क्या आप जानते हैं जब उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही थी तो जो चुनावी चंदा है वो कहां से आ रहा था? चुनावी चंदा मुहैया करा रहे थे ये शख्स भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब जैसे जैसे आपकी सरकारें जाती रहेंगी वैसे वैसे चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए 1 साल के अंदर राजस्थान में भी चुनाव होने वाला है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने माहौल को जिस तरह से सांप्रदायिक कर दिया है, यह माना जा रहा है कि कांग्रेस का जाना तय है। कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकती है। आप जानते हैं कि जब भी माहौल सांप्रदायिक होता है इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिलता है। तो राजस्थान में भी बताया जा रहा है कि वैसे ही होने वाला है। छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है भूपेश बघेल की वजह से। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, 2023 के अंत तक कांग्रेस शायद छत्तीसगढ़ को छोड़ के उनकी सरकार कहीं ना हो। और अगर उस वक्त हिंदुत्व की कोई लहर आ गई छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के तापमान को आए दिन ऊंचा करती रहती है, उसके चलते हर जगह सोच बदल रही है। एंटी इनकम्बेंसी बेमानी हो रहा है। लोगों को तकलीफें होती हैं मगर वो वोट इस बात पर देते हैं कि भाई एक हिंदू सरकार तो है, वो हिंदुओं का ख्याल तो रख रही है, और सबसे बड़ी बात वो मुसलमानों का इलाज तो कर रही है। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ भी उसी में बह जाए। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, 2023 के अंत तक हो सकता है कि कांग्रेस किसी भी राज्य में ना रहे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 की उसकी लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाने वाली है, नामुमकिन सी लड़ाई हो जाने वाली है। और एनसीपी, जैसे कि मैंने बताया, उसका किरदार महाराष्ट्र तक सीमित है। चाहे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, अब इनका भविष्य इसी बात को लेकर है कि वो 2024 में एक साथ लड़ें। या तो अगले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर देगी, पुलिस के जरिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स के तमाम कार्रवाई के जरिए, या फिर इन तीनों को एक साथ आना होगा और 2024 में मुकाबला करना होगा। क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, महाराष्ट्र अब जबकि भाजपा के हाथ में है, तो 2024 के लोकसभा चुनावों में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों भाजपा कितनी ताकतवर होने वाली है, और ये विपक्ष के लिए बुरी खबर है। दोस्तों, अब हम बात करना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए क्या असर पड़ रहा था और उनके मुख्यमंत्री जाने से क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा
कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे से इतनी नफरत क्यों करती है और शिवसेना को क्यों खत्म करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनका जो हिंदुत्व है ना, वो बहुत ही उग्र हिंदुत्व है। शिवसेना अपने उग्र हिंदुत्व को त्याग कर एक नए किस्म का हिंदुत्व लाना चाहती थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था जहां पर धर्म संसद के जरिए भड़काऊ बयान नहीं दिए गए। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य था जहां पर जब मुसलमान औरतों की बोलियां लगाई जा रही थी बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए, तब पुलिस ने एक्शन लिया था। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह थी जहां नुपुर शर्मा ने जब भड़काऊ बयान दिया था तब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार आगे करती है उनकी नफरती गोदी मीडिया, उन पर भी एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने लिया था। अर्नब गोस्वामी करीब 1 हफ्ते तक जेल में रहा था। कंगना रनावत के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई थी। हालांकि कंगना रनावत के खिलाफ जिस तरह से बुलडोजर चला था, मैंने कभी उसका समर्थन नहीं किया दोस्तों, और अब फिर अदालत में भी उसको लेकर आदेश आ गया था। मगर फिर ये वो कंगना रनावत थी जिन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 जैसा उग्र रूप दिखाना चाहिए, यानी कि जब गुजरात में नरसंहार हुआ था, या फिर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ वही हाल होना चाहिए जैसा ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने किया था। तो जो तमाम भाजपा के नफरती चिंटू थे, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे वो रिपब्लिक का संपादक हो, इन सब पर उद्धव ठाकरे ने लगाम लगाई थी। इसके अलावा टीवी न्यूज इंडस्ट्रीज में जो घोटाले चल रहे थे, मसलन TRP को लेकर, टीवी न्यूज की रेटिंग को लेकर, इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सरकार ने 2 चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें यह आदमी अर्नब गोस्वामी फंस रहा था। तो उद्धव ठाकरे के जाने का फायदा भाजपा के प्रचार तंत्र को इस तरह से हो रहा है। अब एक और राज्य चला गया और अब एक और राज्य के जरिए मुसलमानों को परेशान किया जाएगा उनकी पुलिस के जरिए। इसके अलावा वो पत्रकार जो इस सरकार से सवाल करते हैं उन्हें परेशान किया जाएगा। मसलन इस वक्त फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर जेल में बंद हैं, दिल्ली की एक जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस किया। महाराष्ट्र एक ऐसी महफूज जगह थी जहां की पुलिस बेरोक बेलाग किसी के खिलाफ इस तरह से केसेस नहीं करती थी। अब एक और राज्य हो गया है जहां के जरिए लोगों को परेशान किया जाएगा, जहां धर्म संसद भी होगी, जहां इस तरह के भड़काऊ बयान आपको सुनाई देंगे। यही बात उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मेरे राज्य में आप ये तमाम चीजें नहीं सुन रहे थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे राज्य में कोरोना के दौरान लोग बिस्तर की कमी, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मर रहे थे, और अगर लोगों को तकलीफ हो रही थी तो उस मुद्दे को उठाने के लिए उनके खिलाफ पुलिस केसेस नहीं दर्ज हो रहे थे। मसलन ऑक्सीजन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने FIR दर्ज कर दी थी। जहां पर लोगों के शवों को जलाया जा रहा था वहां पर बैनर्स लगा दिए गए थे ताकि लोगों तक तस्वीर छुपाई जाए। ये तमाम चीजें भाजपा के राज्य में हो रही थी और उद्धव ठाकरे के राज्य में नहीं हुई थी। ये फर्क आने वाला है दोस्तों उद्धव ठाकरे के जाने के बाद। और अब हम बात करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या फायदा मिलने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बस इतना ही बोल सकता हूं कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। उत्तर प्रदेश में आप पहली ही सत्ता में, वहां की 80 लोकसभा सीटों में जब चुनाव होंगे 2024 में, तब आप पहले से एक मजबूत स्थिति में हैं। आपके हाथ में पूरा प्रशासन है, पूरा प्रचार तंत्र है। अब महाराष्ट्र की 48 सीटें आपके हाथ में महाराष्ट्र पुलिस होगी, वो महाराष्ट्र पुलिस जो आपके राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। आने वाले दिनों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आम जो शिव सैनिक हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उन्हें और उनके परिवारों को टारगेट किया जाएगा। और मुझे ऐसा, मैं ये बात इतने आत्मविश्वास से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ईडी किस तरह से शिवसेना के नेताओं को टारगेट कर रही है। संजय राउत को समन किया गया है। एनसीपी के नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक दोनों इस वक्त जेल में हैं, और इसी तरह से ईडी के जरिए ब्लैकमेल का खेल जारी हो रहेगा। इनफैक्ट सब जानते हैं, और मैंने आपको याद है एक शो भी किया था, कि एकनाथ शिंदे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गोद में इसलिए हैं क्योंकि उनके खिलाफ ईडी ने
दबाव बनाया और फिर उन्हें भाजपा की गोदी में बिठा दिया। याद कीजिए मैंने क्या कहा था उस शो में, फिर से देखिए। सत्ता के गलियारों में दोस्तों एक और चर्चा है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के पास कौन सा मंत्रालय था दोस्तों? एकनाथ शिंदे के पास था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, एक निहायत ही मलाईदार मंत्रालय। और यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में सम्मानित अंदाज में रखने का काम प्रवर्तन निदेशालय ने किया। आज मैं दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ाई लड़ रहे हो ना, और खासकर अगर आप एक बहुत गंभीर लड़ाई लड़ रहे हो, तब आपका दामन एकदम पाक साफ होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार आपके खिलाफ तमाम एजेंसीज लेकर आती है। इनकम टैक्स लेकर चढ़ जाएगी, ईडी लेकर चढ़ जाएगी, सीबीआई, एनआईए, सब कुछ इनके पास तमाम ताकत है दोस्तों। इनके सामने खड़ा होना मुश्किल है। ढेरों मिसालें हैं आपके सामने जहां सरकारों को किस कदर गिराया गया है। किसी को पैसे का लालच दिया गया है तो किसी को डर दिखाया गया है। तो देखा आपने, एकनाथ शिंदे के कम से कम 3 से 4 ऐसे नेता हैं जिन्हें एक जो ईडी के केसेस में फंसे हुए हैं, और अब भाजपा की गोद में जाने के बाद ईडी उन पर निशाना नहीं साधने वाली है। और जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं उन्हें लगातार ईडी निशाना साधेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर प्रयास करेगी दोस्तों, और इससे लगातार लोकतंत्र का मजाक बनता जाएगा। मगर यह बीजेपी का अंदाज़े बयां है, और मेरा जाते जाते यही कहना है दोस्तों, यह स्वस्थ लोकतंत्र की किसी भी सूरत में निशानी नहीं है जब आप इन तमाम एजेंसीज के जरिए विपक्ष पर निशाना साधें। और जब निजाम बदलेगा, जब तस्वीर बदलेगी, तब इसी स्टाइल का इस्तेमाल विपक्ष करेगी भाजपा पर। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।